बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ज्वाइन किया जनाब मलंग शख्सियत, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी, हमारे दोस्त, हमारे भाई अजमल जामी ने, और उनसे हम कुछ दिलचस्प बातें करेंगे और सियासत की तो होगी, लेकिन पहले आगाज़ करते हैं क्रिकेट से, क्योंकि जामी जो है क्रिकेट पे भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आप यकीन जानिए। तो जामी, अल्लाहु किंग अकबर। बाबर आज़म की वापसी हुई है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम उसामा, उसामा भाई और आपके देखने वाले जितने भी लाखों करोड़ों अरबों जो लोग हैं उन सबको इस खाक सर का सलाम पहुंचे, बल्कि आपके तवज्जुह से आज मेरी भी रहनुमाई होगी आपके चैनल पे। और बिल्कुल बाबर आजम बात करते हैं, हम भी आपकी नक्शे कदम पे यूट्यूब की दुनिया में आ चुके हैं। तो अजमल जामी ऑफिशियल को सर्च करेंगे, कुछ चंद हमारी भी अच्छी बुरी खट्टी मीठी बातें आप सुनने को आपको मिल जाएंगी। नहीं, मैं साहब अपने साहब तमाम मेरा व्यूअर्स से रिक्वेस्ट बाबर करूँगा कि अजमल जामी को आप ज़रूर इनके वीलॉग्स देखें, मुस्तनद अंदर की खबरें और ज़बरदस्त तज्ज़िये। और मैंने हाल ही में एक वीलॉग में ज़िक्र भी किया था कि अजमल जामी ने जो कल्टस गाड़ी का एक वाक़या सुनाया, बड़ा दिलचस्प था, और मैंने वो टाइटल में भी ज़िक्र किया था, उसमें बोला भी था। तो आप ज़रूर अजमल जामी का जो चैनल है, आप सर्च में जाएँगे अजमल जामी वीलॉग्स, तो इंशाअल्लाह आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अजमल जामी को, ऐसे सहाफ़ियों को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा, पहले ही आप ज़बरदस्त जा रहे हैं, तो चंद दिनों में इंशाअल्लाह मिलियन क्रॉस करना है अजमल जामी को इंशाअल्लाह। नहीं, मेरा हदफ ऐसा कुछ नहीं, हदफ ये है कि बस अपनी आवाज़ पहुँचने का एक वसीला मिलता रहे और लोग उसे देखते रहे, सुनते नहीं, रहे। तो हमारी दुआ है ताकि अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही, सच्ची खबरें भी जाएँ और ज़बरदस्त किस्म के तज्ज़िये भी जाएँ। तो जनाब, बाबर इंशाअल्लाह। आज़म कप्तान वापस। तो आप अच्छा, मेरा मेरा मेरी मेरी जो ज़ाती राय है इस मामले में, वो शायद बहुत से सहाफ़ियों को और देखने वालों को नाराज़ करे। अच्छा, जिनमें मैं भी उसकी शामिल हूँ। वजह ये है कि बाबर इज़ अ ग्रेट बाबर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, कमाल का बल्लेबाज है, नंबर 3 का एक बेहतरीन बल्लेबाज पाकिस्तान को एक अरसे बाद मिला, वरना नंबर 3 सेटल ही नहीं होता था हमारा। आई थिंक कि बाबर की कैप्टनसी इफेक्ट होती थी बीइंग कैप्टन, अच्छा, और बाबर की बैटिंग इफेक्ट होती थी बीइंग कैप्टन। अच्छा। इट हैड मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन बोथ फॉर्म्स। सचिन रमेश तेंदुलकर से बड़ा बल्लेबाज तो दुनिया ने नहीं देखा होगा ना। तो अगर सचिन तेंदुलकर बीइंग कैप्टन एक अनसक्सेसफुल कैप्टन साबित हुआ और उसने खुद ही स्टेप डाउन किया, महिला जेवरदीना कितना बड़ा कप्तान, कितना बड़ा प्लेयर था, मिडिल ऑर्डर का, क्या एलिगेंट प्लेयर था, लेकिन वो मुस्तकिल कप्तानी नहीं निभा सका। तो ये चंद एक प्लेयर्स होती हैं टीम में जो कैप्टन कंटेंट होती हैं। फॉर इंस्टेंस जब ये आया अपना ग्राहम स्मिथ, ये साउथ अफ्रीका की टीम में जब आया तो इसने 10-12 ओडीआईस खेले हुए थे, अभी नया लड़का था। तो इसे इंस्टेंटली प्रोटीज बोर्ड ने इसे कैप्टन बना दिया, एंड देन वो सबसे लंबा अरसा कैप्टन रहा अपनी टीम का। आती उसका पोटेंशियल, उसके जौहर नजर आए, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द कैप्टन। उसके पहले, उसके बीच में भी साउथ अफ्रीका ने कई तजुर्बे किए, बल्कि आपको याद होगा एक लेफ्ट आर्म कंट्रोवर्शियल सा स्पिनर था निकी बोया, उसे भी बना दिया था और वो भी निकम्मा सा निकला। तो मल्टीपल उन्होंने तजुर्बे किए। इसी तरह से बाबर आजम कमाल का बल्लेबाज है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर कभी भी उसकी कैप्टनसी में महेंद्र सिंह धोनी नजर नहीं आया, उसकी कैप्टनसी में रिकी पॉन्टिंग नजर नहीं आया, उसकी कैप्टनसी में मुझे पैट कमिंस नजर नहीं आया, उसकी कैप्टनसी में मुझे बेन स्टोक्स भी नजर नहीं आया। अब ये उसकी कैप्टनसी में मुझे जो हम कहते हैं ना, वो जो ब्रेंडन मैककलम का स्टाइल है बेसबॉल, वो भी नजर नहीं आई मुझे। जो जदीद क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट है, उसके जो जितने भी डायनामिक्स हैं, वो स्पार्क नजर नहीं आता। फॉर इंस्टेंस बाबर वुड गो डिफेंसिव सून आफ्टर, एक दो बाउंड्री के लग जाए, बाबर ने कभी फील्डर ऊपर नहीं लेने के, बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है। फॉर इंस्टेंस बाबर ने जो बॉलिंग चेंज करनी है वो भी एक रवायती अंदाज में करनी है, जो पुरानी, जैसे हमारी 80-90 की तिहाई की पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत है, ऐसे ही बाबर आजम की कप्तानी में भी जो कप्तानी के एलिमेंट्स हैं वो पुराने सलीम मलिक वाले और इंजमामुल हक वाले और मिसबाह हक वाले हैं। ठीक है, मिसबाह फिर भी थोड़ा सा इनोवेटिव था। तो मुझे ये लगता है, किसी को बुरा लगे माजरत चाहता हूँ, बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर। जिस अंदाज से बाबर को हटाया गया वो बड़ा इंसल्टिंग था। ज़का अशरफ जो है ना, ये मिल ऑनर, इन्होंने किसी के कहने पे वो शाहीन अफरीदी का भी बड़ा गर्क कर दिया और टीम पाकिस्तान का बड़ा गर्क कर दिया, और बाबर आजम को एक गैर, अगर बाबर नहीं तो कौन? आप देखें किस तौर को लाते हैं, वो बात नहीं। और बाबर की बैटिंग इंप्रूव हुई जब वो कैप्टन बने, जितना अरसा कैप्टन बने उनकी एवरेज हमें बेहतर नजर आती है। बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड कितना है, कितने टाइटल हमने जीते हैं, निकाल लेना। तो बिल्कुल मेरे पास भी वो डेटा है कि उन्होंने ओडीआई में कितना कैप्टन की। देखे ना, ओडीआई में 42 मैच खेले हैं, 26 जीते हैं, 14 हारे हैं, जबरदस्त जी। T20 में 71 खेले हैं, 42 जीते हैं, 23 हारे हैं, जबरदस्त जी। टेस्ट मैचेस में हमने बेड़ा गर्क करवाया अपना, उसका क्या डेटा मैं आपको दूं, 20 खेले हैं, 10 जीते हैं, 6 हारे हैं।
तो ये अगर आप सेटिस्फैक्टरी कहते हैं बिल्कुल होंगे। हमने कौन सा टाइटल जीता है, किस इवेंट में? आपकी नजर में कौन बेहतर कैप्टन हो सकता है? शाहीन का तो आपने वैसे ही कह दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, शाहीन के साथ तो जुल्म किया गया। अच्छा, एक पेस बॉलर जो है, जो आपका विकेट टेकिंग बॉलर है, जब से आपने उसे कैप्टन बनाया है वो पहले 2 ओवर्स में स्ट्राइक करना भूल गया है। प्रेशर इतना उसके ऊपर है, फिटनेस के मसाइल उसे थे। कैप्टनसी की ट्रेनिंग उसने कहां से ली थी? क्या वो कोलकाता की क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग लेके आया हुआ या सिडनी भेजा हुआ था आपने उसे? लाहौर कलंदर। बस फिर ठीक, कलंदरा की ट्रेनिंग इंज नहीं होती है। आप मेरे बताते हैं वो कलंदर है। कलंदरों की ट्रेनिंग फिर ऐसे ही होती है, उसके साथ जुल्म किया है। सर जी देखें, जिस लड़के ने अपना आप परफॉर्म करके साबित किया अभी तक, जिसमें कोई पोटेंशियल या टेंडेंसी नजर आ रही है, रिजवान। ठीक है, वो रिजवान, हाँ, रिजवान को आप 3 फॉर्मेट्स का स्कीपर बना दें। बाबर बाबर के अलावा भी आपके पास चॉइस नहीं थी असल में। बाबर को जो बनाया गया उसकी रीजन, यू डिडंट हैव अ चॉइस। और आप इतने डेयरिंग है नहीं कि आप रिजवान को बना के सीनियर प्लेयर्स को नाराज कर लें और साथ साबिका प्लेयर्स को भी नाराज कर लें और साथ रिश्तेदार भी अपने रुसवा कर लें। देखें, रिश्तेदारी भी नाराज हो रही हैं, रिश्तेदारियां नाराज होंगी, साबिक प्लेयर नाराज होंगे, टीवी कमेंटेटर्स नाराज होंगे, कईयों को हार्ट अटैक हो जाएगा, कईयों की कचीचियां ऑनर आपको दिखाई देंगी। कोई प्रोग्राम करते हैं, ऐसे एंकर हैं स्पोर्ट्स के जो ऑनर प्रोग्राम करते हैं, उनका दिल करता है नीला तोता खा लें। चलें जी, अगर रिजल्ट नहीं देते तो अब बाबर आजम अब बना भी गए हैं, चले थोड़ा सा उनको देख लें। नहीं, गुड लक, बेस्ट विशेस। गुड लक, बेस्ट विशेस। बिल्कुल, रिजवान की चॉइस हो सकती है, मैं आपसे इस बारे में एग्री करता हूँ। अब सियासत पर जामी थोड़ी सी बात हो जाए, बस मुख्तसरन 2-3 बातें हैं। एक तो जो अब कमीशन का मामला है, वो लगता है कि नई कंट्रोवर्सी बन गई है, बजाय इसके कि वो जो लेटर था उसके बाद कंट्रोवर्सी ठंडी होती। अब 300, आज खबर है कि 300 वकला ने खत लिख दिया है कि जी जुडिशरी को खुद देखना चाहिए था। उसमें तसद्दुक जिलानी साहब जो मेंबर हैं, यानी एक ही तो मेंबर है कमीशन का, तो वो साबिक चीफ जस्टिस के बेटे भी उनमें शामिल है जिन्होंने कहा कि जी ये काम नहीं होना चाहिए था। तो अब्दुल मुईज़ जाफरी और कई और सीनियर लॉयर्स जो हैं वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी ये तो उन्होंने बहुत ज्यादा बदनामी कमा ली है, तसद्दुक जिलानी साहब को क्या जरूरत थी इस कमीशन में आने की। और जो हुकूमत का ख्याल था कि जिस तरह हमने माजी में कमीशन बनाकर देखा है कि चलो मिट्टी पाओ, वो इस दफा ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, शायद दौर ऐसा चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल उसामा भाई इस कमीशन से कोई आपको कंक्रीट कोई नतायज बरामद होंगे। पाकिस्तान में कमीशन बनने का सिलसिला हमूदुर रहमान से शुरू होता है, उससे पहले भी कुछ थे। उसके बाद वो एबटाबाद कमीशन भी है, मेमोगेट कमीशन भी है, ब्रॉडशीट कमीशन भी है, अखरोटाबाद सानिया हुआ तो उसका कमीशन भी है। उसके बाद साहिवाल का वाकया हुआ, उसके ऊपर भी कमीशन है। गंदम चीनी बहरान के ऊपर भी कमीशन है, धांधली के ऊपर भी कमीशन है। कमीशन ही कमीशन बने भी, कमीशन लिए भी गए, कमीशन दिए भी गए और कमीशन दिए जा रहे हैं। लेकिन उनकी जो नतायज होते हैं वो वजारत कानून की फाइलों का पेट भरने के लिए होते हैं। वजह यह कि ये कमीशन जो है ये मेयरली, मैं असल में चाह रहा हूँ लोगों से वो बात करूं जो उनको समझ आ सके, जिसमें कंटेंट हो। ये आप कमीशन के हंगाम इसकी हक में, इसकी मुखालफत में जज्बाती होकर ना पड़े। पहले ये समझे कमीशन क्या कर सकता है। कमीशन सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है, कुछ फैक्ट फाइंडिंग करके रिकमेंडेशन यानी तजावीज दे सकता है। उन तजावीज पे जो अमल दरामद करना है रिकमेंडेशंस के ऊपर, वो एग्जीक्यूटिव ने करना है। एग्जीक्यूटिव क्या है? हुकूमत या निजाम या अथॉरिटीज। अब ये उनकी मर्जी है वो कितना अमल करते हैं। तो शिकायत क्या है जजेस को? एग्जीक्यूटिव से, उनके मातहत इदारों से। तो वही आपका कमीशन बना रहे हैं, वही तजावीज मुरतब करेंगे, उन्हीं तजावीज के ऊपर में अमल दरामद करने वाले भी एग्जीक्यूटिव वाले होंगे। तो भाई ये तो खुला तजाद है सुहेल बड़ाई साहब के बकौल। यानी ये आप किसे चे समझा हुआ माथे पे लिख के आपने, मैं वो क्या कहूं। अर्ज ये कि ये 300 वकला की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये लकी मरवत से लेके, कोयटा से लेके, बोलान से लेके, इस्लामाबाद से लेके, मुल्तान से लेके, लाहौर से लेके, पूरे मुल्क के तूल और के जो बार्स और शहर हैं जहां वकील मौजूद है, उन सब की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया इसमें। कल मेरी एतजाज साहब से बात, उन्होंने कहा नहीं भाई ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, वकला तहरीक जन्म ले चुकी, उसको जन्म देने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है 300 वकला का खात उस सिलसिले की पहली कड़ी है। हाँ, ये तो होगी उसकी तायीद में बात कि जी जिनसे शिकायत है उनको मिल बैठ के कमीशन नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सू मोटो लेते हुए 5 रुकनी सीनियर मोस्ट जजेस का एक बेंच बनाना चाहिए था, जो इसकी ओपन हियरिंग करता, जिसमें शिकायत कुनिंदगान जो है उनको बुलाया जाता, जिनके खिलाफ शिकायत उनको बुलाया जाता और मीडिया उसको देखता, रिपोर्ट करता। क्योंकि देखें जी, निजाम अदल जो है उसका एक ही पैमाना होता है, वो है अवाम का एतमाद। अदालत के ऊपर एक ही शय जो अदालत को सच्चा, खरा, झूठा साबित करती है, वो एतमाद। क्या अवाम को इस मामले के ऊपर एतमाद है?
अब मैं और बाप बाहर लेके माइक लेके चले जाते हैं, पूछ लेते हैं। एतमाद तब होता है जो आपके फैसले ऐसे हों कि जो खुद बोले कि ये गैर जानिबदार है। मेरा मसला ये है कि ये और दूसरा जो लोग ये कह रहे हैं जी कि ये खत जो है ये एक साजिश है पीटीआई की जानिब से और एक बड़े सेट की जानिब से और मिली भगत है, एन उस मौके पर आ रही है ताकि हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। और चूंकि इन जजेस में से कुछ के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस आ रहा था, इसलिए उन्होंने चेकमेट खेला और बर वक्त उन्होंने खत लिख दिया। मैं ये बात दुरुस्त मानता हूं अगर इसमें जस्टिस बाबर सत्तार के खत ना हो, दस्तखत ना हो। मैंने आपका मैं ये बात दुरुस्त मानता अगर ये जज साहिबान दो बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना मिले होते, खत ना लिखा होता, अगर ये उमर अताब बंदयाल साहब से, जाजुल हसन साहब से और काजी फैसल से ना मिले होते, तो ये तो साल डेढ़ से ये रोना रो रहे हैं, फिर मजबूर होकर उन्होंने खत लिखा है। ये तो पहले उनसे पूछ रहे थे कि बताएं क्या करें। अभी भी वो जो जुडिशियल काउंसिल के ऊपर एतराज है कि भाई वो क्या कर सकती है, एतराज दुरुस्त है कि उसका काम जज के मिसकंडक्ट के ऊपर बात करनी है, उसका काम इन इश्यूज को डील करना नहीं है। बट सिंस जजेस के कंडक्ट को लेकर के आइन में ऐसा कोई तरीकाकार मौजूद ही नहीं है कि अगर जज को ऐसी शिकायत हो इंटरवेंशन की तो वो क्या करे, इसीलिए ये 6 जज पूरा साल खज्जल होने के बाद वो लिख रहे हैं जुडिशियल काउंसिल को कि भाईजान कन्वेंशन बुला के बताएं कि क्या किया जाए, अब वो रास्ता और कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वो आइन में दस्तयाब नहीं है। अब मियां दौड़ अदब हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं वो तौहीन अदालत लगा देते जी। अच्छा, तौहीन अदालत लगाते किस पे? किसी अफसर पे, तो घर के में जाना सी। सही। जो अभी नहीं, इसके बाद नहीं कुछ कर सके तो उसके बाद उससे पहले। अच्छा, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है। ये तो है ना वो बात जो प्रो पीटीआई है उनके हक में जाती है, जो वो समझ, एक दूसरा पहलू भी है। पहलू ये भी है कि हमारे ये दोस्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाले मामले पे भी फिर अगर मगर क्यों करते हैं, या तो उस नुक्ते पर भी वैसे ही खड़े हों जैसे 6 जजेस के खत पे खड़े। दूसरा पहलू ये है कि ये भी देखने की जरूरत है कि इन 6 जजेस की, हाँ, इमरान खान साहब के कितने केसेस लगे और कितने में रिलीफ मिला, ये साफी का काम है, नहीं करेंगे। फिर तीसरा पहलू ये भी है कि जब ये उमर अताब बंदयाल साहब के पास गए थे तो उन्होंने क्या तजवीज दी थी, ये जजेस वो भी बताएं। फिर चौथा पहलू ये भी है कि अब जबकि ये 6 जजेस का खत है तो इसे पीटीआई ही क्यों हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, वाई? और एक पहलू और ये भी है कि जस्टिस असदुद्दीन जिलानी साहब पे जो एतराज किया जा रहा है, उनके बेटे के बारे में शहजाद अकबर साहब कल तक ट्वीट करके कह रहे थे कि देखें जी ये साकिब जिलानी तो नून लीग का बड़ा हिमायती था, और देखिए उसने क्या ट्वीट किए नून लीग के हक में। आज वही बेटा खत लिख रहा है, तो ये पीटीआई किसी के पास से खुलोए थे सही। तो जज्बाती होके जो सोशल मीडिया एडवाइजर या रखे होते हैं लोग, वो जो भेज देते हैं आपको, ठीक है, जज्बाती होके जो लोग आपके जो मुआवनीन रिसर्चर या दिहाड़ीदार हैं, वो जो आपको भेज देते हैं खाता क्या, देखो जी पायना की लिखा सी साकिब जिलानी ने, वही साकिब जिलानी आज खात पे दस्तखत कर रहा है। इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ साकिब जिलानी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ तसद्दुक हुसैन जिलानी। प्रॉब्लम ये नहीं है सर, असल खबर ये है कि क्या ये 6 जज साहिबान जस्टिस जिलानी साहब के कमीशन के सामने, जिसको मैं कहता हूं ये यक रुकनी कमीशन, उसके सामने ये पेश होंगे या नहीं? और अगर ये पेश होंगे तो क्या वो भी पेश होंगे जिन पे इल्जाम लगाया गया है, या उससे पहले कुछ जज साहिबान मुस्ताफी हो जाएंगे? एनजी कहानी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी आपका, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच।